लोग पिछले क्लास में इलेक्ट्रोड विभव पढ़े हैं और उसका दो टाइप पढ़े हैं, ऑक्सीकरण विभव और अवकरण या अपचयन विभव। फिर हम मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़े हैं और कल कुछ वैल्यू हम लिखे थे। तो एक हम बताए थे कि यह किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव का वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये हमको आज सीखना है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव का मान हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके निकालने से पहले ठीक है हमको दो तीन बात पढ़ना है। एक पढ़ना है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और एक पढ़ना है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, अगर दो इंड से, दो किनारा से, दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो जब तक वहाँ पर विभवांतर नहीं होगा, वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा, तब तक करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर दो पॉइंट पढ़ना है। ये हो सकता है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी हो कि विद्युत वाहक बल से क्या समझते हैं, या ईएमएफ से क्या समझते हैं, या विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि पहले हम लोग लिखते हैं विद्युत वाहक बल। क्या लिखते हैं? विद्युत वाहक बल, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं ईएमएफ। ठीक है, या इसको चला हम लोग सेल विभव भी कहते हैं, सेल विभव, सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, सेल विभव। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़े थे, ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल देखा था ना यहाँ पर कि एक एनोड का बर्तन था और एक कैथोड का बर्तन था। इसे मान लो एनोड है, ऐसा मान लो कैथोड है। नहीं, तो ये मान लो एनोड है जो निगेटिव है और एक कैथोड है जो पॉजिटिव। इसमें इसका लौड़ था और इसमें इसका लौड़ था, और यहाँ वार से हम लोग वोल्ट मीटर यहाँ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर, हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और यहाँ पर एक साल्ट ब्रिज लगा रहे थे जो सर्किट को कंप्लीट कर रहा था, विद्युतीय उदासीनता बनाए रखता था। तो अब देखो यहाँ पर जब यह सेल को हम ऑन नहीं किए हैं, माने ओपन सर्किट है, यानी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो उस समय इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो इलेक्ट्रोड विभव का अंतर होगा उसको हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल। मतलब जब किसी विद्युतीय परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा हो तो उसके दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो इलेक्ट्रोड विभव में अंतर होता है या होगा, उसे हम विद्युत वाहक बल कहेंगे। और जब इसको मान लो कंप्लीट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, अब विद्युत धारा क्या कर प्रवाहित होने लगा। ठीक है, अब जब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा तो तब उस समय इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो इलेक्ट्रोड विभव में अंतर होगा उसको कहते हैं विभवांतर, उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बात समझ में आएगी? समझ में आया? नहीं, दो इलेक्ट्रोड के बीच दो इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रोड विभव का अंतर जब उसके परिपथ से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ईएमएफ से सूचित करते हैं। अच्छा, यह जो डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि अभी तो जब मान लो नहीं जोड़े हो, ओपन सर्किट है, तो यहाँ दोनों का बीच का जो डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोड विभव का डिफरेंस, वो मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन जैसे जोड़ दोगे और जब करंट बढ़ने लगेगा तो डिफरेंस थोड़ा थोड़ा क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। यानी विभवांतर का जो वैल्यू होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू, ईएमएफ से थोड़ा क्या होता है, कम होता है, और ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है, तो लिखिएगा परिभाषा, इसका पॉइंट लिख लिया है ना, तो लिखिएगा परिभाषा। विद्युत रासायनिक सेल में, विद्युत रासायनिक सेल में
दोनों इलेक्ट्रोड के बीच दोनों इलेक्ट्रोड के बीच दोनों इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रोड विभव का वह अंतर इलेक्ट्रोड विभव का वह अंतर जब इलेक्ट्रोड विभव का वह अंतर जब उसके विद्युतीय परिपथ से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। थोड़ा ये लाइन सेंटेंस थोड़ा मजा नहीं आ रहा, ठीक है ना। या करके एक और डिफिनेशन लिखो, ठीक है। देखो, जब विद्युत रासायनिक सेल के विद्युतीय परिपथ में जब विद्युत धारा का प्रवाह विद्युत रासायनिक सेल के विद्युतीय परिपथ में जब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है तो उसके दोनों इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहते हैं। ठीक है, या सेल विभव कहते हैं। बात समझ में आया? अविनाश, अरे उनका बच्चे को पढ़ाना था, वही बात तो हो गया। तो हमको लगता है दूसरा डिफिनेशन सही समझ में आ गया होगा। दोनों जिसे, अब इसमें तीसरा भी हो सकता है जिसे अब लिखना चाहें। बात सब समझ गए तो अपने हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसे ई सेल से सूचित करते हैं। ठीक है, इसका मान उच्च प्रतिरोध वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर से मापा जाता है। पोटेंशियोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, अब देखो विद्यार्थी, तो कहता है कि जब सेल मानक अवस्था में हो, तो मानक अवस्था का मतलब क्या है? नहीं कि आयन की सांद्रता हो, आयन की सांद्रता 1 मोल पर लीटर हो,
वह हो 1 मोल पर लीटर हो और ताप उसका 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन हो, तो मानक अवस्था है। और इस अवस्था में जो होगा तो उसको हम लोग कहते हैं मानक सेल विभव। क्या कहते हैं? तो यहां पर हम लोग इसको लिखते हैं ई नॉट सेल। क्या लिखते हैं? और इसको हम लोग कहते हैं मानक सेल विभव, मानक सेल विभव। और उस अवस्था में जो वोल्टमीटर रीडिंग देगा, ठीक है, तो वह होता है ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड माइनस, ठीक है। कहता है कि यहां ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड दोनों मानक अवकरण विभव का मान होता है। मानक अवकरण विभव का मान होता है। मानक अवकरण विभव का मान होता है। बात समझ में आ गया? मतलब यहां पर दोनों जो वैल्यू है कौन सा वैल्यू है? मानक अवकरण विभव। अगर आपके पास कोई ऑक्सीकरण विभव है, मानक ऑक्सीकरण विभव है, तो साइन बदल दीजिए तो वह हो जाएगा मानक अवकरण विभव। एक बात यह याद रखना है कि यहाँ जो फॉर्मूला यूज करना है वह ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो ये हमारा दोनों का दोनों वैल्यू मानक अवकरण विभव है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर आपको उसमें कोई दोनों का दोनों मानक अवकरण विभव दिया तो सो गुड। अगर मान लिया ऑक्सीकरण विभव दिया है, मानक ऑक्सीकरण विभव, तो साइन बदल के उसका क्या कर लीजिए कि मानक अवकरण विभव में उसको क्या कर लीजिए, परिवर्तित कर दीजिए, हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ई नॉट सेल का मान निकलेगा, माने उस सेल का विद्युत वाहक बल या मानक सेल विभव आपका क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, हो गया। अब देखो सब यहाँ पर अगर ये मानक अवस्था में नहीं रहेगा तब इसका सेल विभव कैसे निकलेगा, तो आगे हम पढ़ाएंगे। एक चीज़ पढ़ना है, नर्स्ट समीकरण, ठीक है, तो हम आगे पढ़ाएंगे, राइट। अभी अब आपको क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में संभव हो सकता है कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर लिखें। तो ये तो हम पढ़ा दिए विद्युत वाहक बल, ये वैल्यू हमको यूज होगा। तो उस क्वेश्चन को लिख लो सब, विद्युत वाहक बल और विभवांतर, विद्युत वाहक बल और ब्रैकेट में ईएमएफ लिख देना, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो कॉलम बना लेंगे, इधर क्या लिख देंगे, विद्युत वाहक बल, और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ईएमएफ, और इधर क्या लिखोगे, विभवांतर, क्या लिखोगे, विभवांतर, ठीक है, विभवांतर। तो पहला पॉइंट, जब सेल के विद्युतीय परिपथ से जब सेल के विद्युतीय परिपथ से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो उसके दोनों इलेक्ट्रोड के बीच, इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को, तो उसके दोनों इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को विद्युत वाहक बल या
सेल विभव कहते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखोगे, अब देखिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता, अब इसमें प्रवाहित होता हो, बाकी सब चीज वहीं रहेगा, लास्ट में विभवांतर लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो लिखोगे जब सेल के विद्युतीय परिपथ से, जब सेल के विद्युतीय परिपथ से विद्युत धारा का प्रवाह, वहां नहीं था, यहां क्या है, होता हो, जब सेल के विद्युतीय परिपथ से विद्युत धारा का प्रवाह होता हो, होता हो तो उसके दोनों इलेक्ट्रोड के बीच, इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा यहां पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यह अधिकतम प्राप्त करने वाला वोल्टेज होता है। यह अधिकतम प्राप्त करने वाला वोल्टेज होता है। इसमें लिखोगे यह अधिकतम से कम प्राप्त करने वाला वोल्टेज होता है। देखिए, विद्युत से विद्युतीय कार्य भी होता है, तो विद्युतीय कार्य का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज गुणनशील ईएमएफ, टोटल चार्ज गुना ईएमएफ, यानी डिफरेंस जो होगा, तो यह ईएमएफ का जो वैल्यू है मैक्सिमम है, तो इसके द्वारा जो विद्युतीय कार्य किया जाएगा वो मैक्सिमम होगा, यह क्या होगा, अधिकतम से कम होगा। तो लिखिएगा ईएमएफ के द्वारा प्राप्त विद्युतीय कार्य, ईएमएफ के द्वारा प्राप्त विद्युतीय कार्य अधिकतम होता है। ठीक है, यहां लिखोगे विभवांतर के द्वारा प्राप्त विद्युतीय कार्य अधिकतम से कम होता है, अधिकतम से कम होता है। ठीक है, अब देखो जो ईएमएफ है, चौथा पॉइंट, यह क्या है कि यह एक लगातार निरंतर विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए उत्तरदायी है। एक लगातार, देखिए ना, निश्चित मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए उत्तरदायी, लेकिन यह उत्तरदायी नहीं। तो लिखिएगा विद्युत वाहक बल, चाहे ईएमएफ लिखो, ईएमएफ सतत एक निश्चित विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए ईएमएफ सतत एक निश्चित विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है। इसमें लिखोगे यह उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, चला। तो एक ये क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चला।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो सब, तो अब हमको मान लो किसी एक इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना हो, ठीक है। तो किसी एक इलेक्ट्रोड का हम इलेक्ट्रोड विभव निकाल भी नहीं सकते जब तक एक सेल नहीं बनेगा। अब मान लो हम यहाँ ले लिए कॉपर ले लिए, अब कॉपर देगा कि लेगा ये कैसे पता चला जब तक इसके बराबर कोई एक और मेटल इलेक्ट्रोड नहीं रखे। माने खाली कॉपर है, अभी कॉपर का रॉड है तो देगा कि लेगा ये कैसे पता चलेगा। तो हमको एक जब तक सेल की पूरी बनावट नहीं होगी तब तक एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव का मान हम नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए एक ऐसा हमको रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड चाहिए जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो, पता हो। तब कहोगे सर कहाँ पता होगा? तब मान लो चला अभी तुम देखा है कि ये मान लो एक सेल है और एक यहाँ सेल बना दिए हम लोग, एक यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिए और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगा दिए, इस साल्ट ब्रिज लगा दिए, ठीक है, और इसको यहाँ वोल्ट मीटर से हम क्या किए, जोड़ दिए। अब मान लो कि यहाँ से हमको ई नॉट सेल मिल गया, इस वोल्ट मीटर से ई नॉट सेल का मान पता चल गया। इस दोनों में से कोई एक का मान हमको पता रहे, या ई नॉट कैथोड एनोड पता रहे या ई नॉट कैथोड पता रहे। तो मान लो कि हमको ई नॉट सेल का वैल्यू पता हो गया वोल्ट मीटर से, और ये फॉर्मूला है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट एनोड। ये हमको पता है, ये तो हमको यहाँ से पता चल जाएगा। अब इसमें से कोई एक पता रहेगा तब ना दूसरा निकलेगा। यानी हमको एक ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू हमको क्या हो, पता हो। मन रेफरेंस चाहिए कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड चाहिए जिसका वैल्यू क्या हो, पता हो। तो उसमें से एक का पता रहेगा और ये पता वोल्टमीटर बता देगा, तो हम दूसरा क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो हमको एक चाहिए मानक इलेक्ट्रोड, क्या चाहिए, मानक इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, और उसके लिए हम लेते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अब हमको पढ़ना है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या पढ़ना है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये समझ में आ रहा है ना कि क्यों चाहिए, माने एक तो हमको पता रहेगा तो दूसरा का निकल जाएगा। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये हो गया चला स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चाहिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो यह हो जाएगा SHE। इसको शॉर्टकट में SHE भी कहते हैं। हो सकता है SHE से क्या समझते हैं, ऐसा भी आपसे कह देगा, ठीक है। तो SHE से क्या समझते हैं, या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से क्या समझते हैं, ऐसा भी 2 नंबर या क्वेश्चन हो सकता है। तो लिखिएगा SHE, SHE एक मानक इलेक्ट्रोड होता है, एक मानक इलेक्ट्रोड होता है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 वोल्ट माना जाता है। 0 वोल्ट माना। अब ध्यान दो सब इधर, अगर मान लो मानक इलेक्ट्रोड विभव ऑक्सीकरण विभव और अवकरण विभव दोनों कहते हैं, ये 0 वोल्ट है। अब इसके बाद या तो किसी का ज्यादा होगा नहीं तो किसी का कम होगा। तो मान लीजिए अगर हम लोग अवकरण विभव के टर्म में बात कर रहे हैं, मानक अवकरण विभव के टर्म में बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए जो SHE है इसका 0 वोल्ट है। अब 0 वोल्ट से जिसका कम होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति कम होगी, और SHE को इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति अधिक होगी। तो जिसका कम होगा वह एनोड का काम करेगा, SHE कैथोड का काम करेगा। अगर किसी इलेक्ट्रोड का
मानक अवकरण विभव का मान SHE से अधिक है, तो जिसका हम लोग कल क्या पढ़े थे कि जिसका अवकरण विभव का मान ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन लेगा। अब मानक लगाने से क्या हो गया, वो तो स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो गया। अगर मान लो किसी का मानक अवकरण विभव का मान ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अगर SHE से किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का मानक अवकरण विभव का मान क्या है, ज़्यादा है, तो वहाँ SHE एनोड का काम करेगा और जिसका ज़्यादा है वह काम करेगा किसका, कैथोड का। तो इसीलिए SHE एनोड और कैथोड दोनों का कार्य करता है। ठीक है, तो उसमें लिखोगे अतः, तो इसलिए लिखोगे, इसलिए SHE, इसलिए SHE एनोड और कैथोड, इसलिए SHE एनोड और कैथोड दोनों का कार्य करता है। हो गया, चला। अब देखो सब यहां पर यह क्या होता है कि एक प्लेटिनम का तार होता है। प्लेटिनम बड़ा महंगा चीज है, सोना से भी महंगा है। और यहाँ एक प्लेटिनम का प्लेट होता है, प्लेट, इसके ऊपर प्लेटिनम का पतला पतला पत्थर साट दिया जाता है इस पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको एक ग्लास से कवर कर देते हैं, ग्लास से, ग्लास ट्यूब में रखते हैं। यानी ये जो हमारा है ये है प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम वायर। और इसको हम लोग कहते हैं, चला इसको प्लेटिनम, प्लेट पर प्लेटिनम प्लेट जाता है, इसको कहते हैं प्लेटिनम ब्लैक। और इसको जो प्लेटिनम ब्लैक है इसको एक बर्तन में रखते हैं। इस बर्तन में हम अम्ल लेते हैं, ऐसा अम्ल लेते हैं जिसका सांद्रता 1 मोल पर लीटर, चूँकि स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो इसमें चला हम लेते हैं HCl जिसका सांद्रता 1 मोल पर लीटर। अच्छा, इसके बाहर से एक और ग्लास का ट्यूब लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से इसमें हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। क्या पास करते हैं, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस जो आता है तो इसके सतह पर अधिशोषित होता है। क्या होता है, अधिशोषित होता है हाइड्रोजन गैस। और यहाँ जब पास करते हैं तो उसका दाब होता है 180 और ताप होता है 298 केल्विन। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हो गया। तो हम बोले थे ना कि इलेक्ट्रोड विभव का मान गैसीय पदार्थ होगा तो दाब पर भी निर्भर करेगा। अगर वह दाब उसका 180 है तब वह स्टैंडर्ड स्टेट में है। तो यह SHE का क्या हो गया, बनावट हो गया। यह क्या हो गया, SHE का बनावट। और चूंकि हम जान चुके हैं कि इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 वोल्ट है, अतः यह एनोड और कैथोड दोनों के जैसा कार्य करता है। तो अब हम देखेंगे कि एनोड के जैसा कैसे कार्य करेगा और कैथोड के जैसा कैसे कार्य करेगा। ठीक है, तो कहता है SHE की सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया जब एनोड का कार्य करता है, जब एनोड का कार्य करता है। तो एनोड पे तो ऑक्सीकरण होगा, चला, तो यह है H2 गैस और यह हो जाएगा 2H+, ये हो जाएगा एक्वस, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा। तो देखिए 0 से +1 हो, तो ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ गया। तो अगर यह SHE एनोड के जैसा कार्य करेगा तो उसकी सेल अभिक्रिया ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये सेल अभिक्रिया हो गया। अब इसका कहता है सेल रिप्रेजेंटेशन, यानी रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिंबल में व्यक्त कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे व्यक्त करेंगे, तो बहुत आसान है। अब इधर लिखेंगे H2 गैस, क्या लिखेंगे, H2 गैस, और इसका प्रेशर हम लिख देंगे 180 जो कि है। यहाँ लिखेंगे H+, इधर इसका कंसंट्रेशन कितना है। इसके बगल में यहाँ लाइन खींच कर, चूंकि प्लेटिनम का तार इसमें लटक रहा है तो इसीलिए लिखा रहता है प्लेटिनम सॉलिड। यानी पूरा डिटेल समझो सब। ये क्या लिखा है, तार लटका हुआ है और यह है H2 गैस है। H2 गैस से क्या हो जा रहा है, H+। यहाँ स्टैंडर्ड स्टेट में है तो ATM प्रेशर 1 ATM होगा। यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, 1 मोल पर लीटर।
तो यह इसका जो सेल रिएक्शन है यह किस रूप में काम कर रहा है? एनोड के रूप में। किसके रूप में काम कर रहा है? एनोड के रूप में। ठीक है, तो पहले इसको लिख लो और इसको तब हम कैथोड वाला लिखते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब यहां तो ऐसे चीज सेल अभिक्रिया एनोड के जैसा का, अब हम इधर लिख रहे हैं दूसरा SHE का सेल अभिक्रिया, अभिक्रिया अभिक्रिया जब कैथोड का कार्य करता है। अब देखो यहां तो अवकरण होगा कैथोड पर, तो देखो यहां पर क्या लिखते हैं, 2H प्लस एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये बना देगा H2 गैस। ठीक है, अब जो सेल रिप्रेजेंटेशन होगा देखो क्या होगा, H प्लस ये हो जाएगा 1 मोल पर लीटर, और यह हो जाएगा H2 गैस 1 ATM, ये हो जाएगा प्लेटिनम सॉलिड। ठीक है, तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो, ये हमारा क्या हो गया, सेल रिप्रेजेंटेशन। और ऊपर वाला क्या हो गया, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, आई हो गया सेल अभिक्रिया। जैसे हाँ, नहीं उल्टा ही मत समझो, अरे अरे फिर साइंस का तुम लोग इधर उधर मत करो। यहाँ देखो ये +1 से 0 हो रहा है, उल्टा मत सोचो, नहीं ये मत सोचना उल्टा, यहाँ अवकरण हो रहा है और यहाँ ऑक्सीकरण। हाँ, उल्टा मत, दिमाग में ये उल्टी खोपड़ी मत रखो। माने यहाँ ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है इसलिए अवकरण समझेंगे, यहाँ ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है इसलिए ऑक्सीकरण समझेंगे। इसको उल्टी खोपड़ी से नहीं सोचना है, यही तो मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, नोट करो। और एक पॉइंट सीख लो कि जो हमारा केमिस्ट्री का सुप्रीम कोर्ट है आईपेक ने एक नियम पारित कर दिया कि आज के बाद जब भी हम लोग प्रायः मतलब 99.9% केस में कि हम किसी भी इलेक्ट्रोड का रिएक्शन जब लिखेंगे तो अवकरण के टर्म में लिखेंगे और उसका मानक अवकरण विभव ही लिखा जाएगा। ये कन्वेंशन मान लिया गया कि सब लोग एक ही टर्म में बात करेगा, तो अगर मानक अवकरण विभव के टर्म में बात करेगा तो सब लोग एक बात करेगा। अगर मान लो कुछ मानक अवकरण विभव के टर्म में कुछ बात कर रहा है मानक ऑक्सीकरण विभव के टर्म में, तो रिजल्ट तो सेम आएगा लेकिन बात करने में क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए आईपेक के अनुसार आईपेक ने क्या किया कि सभी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को अवकरण के रूप में लिखा और कहा कि आज के बाद प्रायः इलेक्ट्रोड का मानक अवकरण विभव ही व्यक्त किया जाएगा, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही व्यक्त किया जाएगा। इसलिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव को मानक अवकरण विभव ही समझा जाए। ठीक है, तो लिखोगे IUPAC के अनुसार, IUPAC के अनुसार, IUPAC के अनुसार सभी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, सभी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, सभी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड अभिक्रिया इलेक्ट्रोड अभिक्रिया अवकरण के रूप में व्यक्त किया मानक का थोड़ा सा गड़बड़ा गया यार, फिर से देख लो, मिला लो सब। IUPAC के अनुसार सभी इलेक्ट्रोड का अभिक्रिया अवकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। और
उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव और उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव ब्रैकेट में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब SEP को ब्रैकेट के बाद को मानक अवकरण विभव, मानक अवकरण विभव, ठीक है, ब्रैकेट में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसलिए SRP को SEP भी कहते हैं। मतलब चूंकि अंडरस्टूड हो गया कि अवकरण के टर्म में लिखना है, यानी मानक अवकरण विभव क्या है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव है। तो चूंकि मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं तो इलेक्ट्रोड विभव दो होता है, ऑक्सीकरण और अवकरण, लेकिन एक कन्वेंशन मान लिया गया कि नहीं भैया हमारा मानक अवकरण विभव के रूप में व्यक्त करना है। ये बात समझ में आ गया। अब देखो हमको अब मान लीजिए कि हमें क्या करना है, क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी में। अब देखिए यहां पर इस सवाल दिया है, इस चैप्टर का पाठ निहित प्रश्न 3.1 है, निकाय माने होता है सिस्टम, और ये लिख रहा है Mg2 + Mg, तो +2 से 0 और अवकरण हो रहा है। तो हमने क्या कहा कि आईपेक ने कन्वेंशन ला दिया कि आज के बाद जो भी आप इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया लिखेंगे किस रूप में लिखेंगे, तो अवकरण के रूप में लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि Mg2 + Mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव का मतलब यहाँ पर है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी मानक अवकरण विभव ज्ञात करना है। आपको क्या कहेगी कि SRP को ही SEP भी कहते हैं। तो अगर वो कह रहा है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए, यानी आपसे कह रहा है कि मानक अवकरण विभव ज्ञात कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अवकरण के टर्म है। ठीक है, तो इसको निकालना है हमको। तो कहता है कि इसके लिए हम क्या करेंगे कि मैग्नीशियम का रॉड लेंगे। अब मैग्नीशियम के रॉड को MgSO4 में क्या करेंगे, डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक हमने क्या किया कि एक हमने मैग्नीशियम का रॉड लिया, ये हमारा मैग्नीशियम है, और इसमें चला हमने इसका लौड़ ले लिया, तो हमने लौड़ ले लिया MgSO4, ठीक है। और यहां पर हम ले लिए SHE, क्या ले लिया, हमको यहां लेना होगा SHE, यही ना रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। जब भी किसी का लेना होगा तो आपको SHE यूज करना होगा। और इसमें क्या होता है कि प्लेटिनम वायर है, इसको एक शीशा से ढक देते हैं, अब फिर एक बाहर के शीशा से फिर इसमें क्या करते हैं, गैस पास करते हैं, और चला इसमें क्या ले लेते हैं हम, ये ले लेते हैं HCl, जिसका कंसंट्रेशन 1 मोल, और इधर से हम लोग क्या करते हैं H2 गैस पास करते हैं, और प्रेशर रहता है 1 atm और टेम्परेचर 200, और यहाँ से इसको एक वोल्ट मीटर से हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना मेरा, अभी वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं तो वोल्ट मीटर एक रीडिंग देगा, क्या देगा, रीडिंग। तो वोल्ट मीटर रीडिंग जो देता है आपको याद नहीं करना है, वो आपको देता है 2.36 वोल्ट। अब लेकिन हमको इसमें यह नहीं पता चल रहा है कि कौन एनोड है और कौन कैथोड है। ठीक है, ये थोड़ा पता चल रहा है।
तो ये जो वोल्ट मीटर में जो डिफ्लेक्शन है, विक्षेपण जो होता है, उसका एक सुई रहता है, नीडल रहता है। तो नीडल उधर घूमता है जिधर विद्युत धारा जाता है। नीडल किधर घूमेगा? तो अभी देख रहे हैं कि नीडलवा ऐसे घुमा है, ऐसे इधर, यानी इसका मतलब है विद्युत धारा इधर जा रहा है। यानी इसका मतलब यह है कि विद्युत धारा का प्रवाह ऐसे हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है। बोलिए ना भाई। यानी विद्युत धारा, डिफ्लेक्शन से पता चल गया कि विद्युत धारा SHE से मैग्नीशियम की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से SHE की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से जा रहा है। तो ये हमारा एनोड का काम कर रहा है, जो कि निगेटिव है, और SHE हमारा किसका काम कर रहा है? कैथोड का, जो पॉजिटिव है। अच्छा, वोल्ट मीटर का एक बहुत बड़ा खास बात है कि वोल्ट मीटर रीडिंग तबे देगा कि जब इसके पॉजिटिव से इसका पॉजिटिव और इसके नेगेटिव से इसका नेगेटिव जुड़ा हो, तबे रीडिंग देगा। अब कोई सवाल है तो पूछो। ये हमको पता लगाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगा कौन एनोड और, तो कौन बताएगा? ये डिफ्लेक्शन बताएगा। अगर डिफ्लेक्शन हमारा लेफ्ट हैंड है, यानी करंट हमारा जा रहा है SHE से, अगर इधर रहता तो करंट इधर जा रहा था तो इलेक्ट्रॉन इधर जाता। यानी डिफ्लेक्शन जब भी विक्षेपण बताएगा वो आपको इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। ठीक है, अब तुम देख लो, यह हमारा क्या हो गया? मानक अवस्था में है, कंसंट्रेशन इसका भी क्या है? 1 मोल पर लीटर। तो ये भी मानक स्टैंडर्ड में है, ये भी मानक स्टैंडर्ड में। तो ये जो वैल्यू बता रहा है चला, ये वैल्यू क्या है हमारा? E0 से, और E0 सेल कितना बता रहा है चला? 2.36 वोल्ट। अब E0 सेल बता रहा है 2.36 वोल्ट। ठीक है, अब हमको अगर निकालना है चला, तो फॉर्मूला क्या कहता है? E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये दोनों कौन सा वैल्यू है? तो अवकरण विभव है। तो इसका वैल्यू कितना है? 2.36। इसका वैल्यू कितना है? SHE का, और यह हो जाएगा माइनस E0 एनोड। अब यह हो जाएगा E0 एनोड बराबर हो जाएगा माइनस 2.36 वोल्ट, और यह अवकरण विभव है, मतलब E0 Mg2 प्लस से Mg का वैल्यू है, और ये वैल्यू आ जाएगा माइनस 2.36 वोल्ट। वो रीडिंग बताएगा, इंस्ट्रूमेंट जो रहेगा वो बताएगा। क्या प्रॉब्लम है? यह मान लीजिए आपको बता रहा है ना यहां पर। ठीक है, तो जब ये वोल्ट मीटर बता दिया और एक का मालूम है दूसरा नहीं निकल जाएगा, लेकिन इसकी व्याख्या कैसे करें, यह मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नीचे लिखोगे आंसर में, मैग्नीशियम के छड़ को, Mg के छड़ को, MgSO4 के विलयन में डुबोते हैं, जिसका सांद्रता 1 कैपिटल M होता है। ठीक है, इसे SHE से बाह्य विद्युतीय परिपथ में SHE के बाह्य विद्युतीय परिपथ में वोल्ट मीटर के साथ निम्नलिखित चित्रानुसार सजा देते हैं।
लिख देंगे, हो जाएगा, तो नोट कर लो। तो एक बात पता है कि कल हम लोग पढ़े थे कि अवकरण विभव इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति बताता है, और मानक अवकरण विभव वही बताएगा, क्योंकि मानक स्टैंडर्ड कंडीशन में है। तो क्या लगता है कि जिसका अवकरण मानक अवकरण विभव का मान ज्यादा होगा तो वह इलेक्ट्रॉन लेगा, और जिसका कम होगा वह देगा। तो अब मान लीजिए कि जिसका मानक अवकरण विभव का मान ज्यादा होगा वो सबल ऑक्सीकारक होगा। वो क्या होगा, लेगा तो ऑक्सीकारक होगा ना, और जिसका कम होगा वह अवकारक होगा या अपचायक होगा। तो जिसका मानक अवकरण विभव का मान ज्यादा है वह सबल ऑक्सीकारक है, और जिसका कम है वह सबल अवकारक या अपचायक है। ठीक है। अब देखिए, आप लोगों को सबसे बहुत बड़ी बात होती है आजकल के विद्यार्थियों को कि जो बुक होता है, ये एनसीईआरटी जो हम लोग का बुक है, ये कितना शानदार है। इसको गागर में सागर भरना कहते हैं। यह बुक फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आता है, लेकिन जब आप पढ़िएगा तो धीरे धीरे बात समझ में आएगी। और मुझे आप सबों से कहना है कि आप बुक पढ़ने की आदत जरूर रखें। और मैं आपको यहां बताने वाला हूं कि जो बुक का लाइन मैं आपको पढ़कर सुनाने वाला हूं, और आप समझ सकते हैं कि बुक का कितना मतलब है। क्योंकि अधिकांश आजकल लोगों को देख रहे हैं हम लोग कि जब भी कोई प्रॉब्लम है तो सीधे यूट्यूब पर जाता है, सर्च किया, देख लिया। तो ठीक है, ये भी एक माध्यम है जिससे आप समझ सकते हैं, लेकिन आपका पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। एक तरह से कहा जाए तो आपने किसी का कॉपी कर लिया। अब देखिए, यहां लिखता है कि यहां जो हम लोग प्लेटिनम यूज किए थे एसएचई में, क्यों यूज किए थे, क्योंकि उसकी सक्रियता काफी कम है। वह खुद सेल अभिक्रिया में भाग नहीं ले, उसको कहते हैं हम लोग अक्रिय इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? इसीलिए ना प्लेटिनम का, सोना का गहना बनता है, क्योंकि उस पर कोई अम्ल, क्षार, वायुमंडल किसी का प्रभाव नहीं होता है। इसीलिए सोना, प्लेटिनम, चांदी का थोड़ा तो मान लीजिए कलर जाता भी है, लेकिन सोना का नहीं जाता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं लगता है। अगर लोहा के जैसा जंग लगने वाला केस रहता तो लोग सोना खरीदता नहीं खरीदता। तो देखो यहाँ पर क्या लाइन लिखा है कि कभी कभी प्लेटिनम एवं स्वर्ण जैसी धातुएं अक्रिय इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होती हैं। वे अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं, परंतु ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाओं के लिए इलेक्ट्रॉन के चालन के लिए अपनी सतह प्रदान करती हैं। मतलब या तुम आके ऑक्सीकरण कर लो या तुम आके अवकरण कर लो, और यहाँ अपने से होकर इलेक्ट्रॉन का आने जाने देती है, यानी सेल अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है। ठीक है। अब लिखा है, देखा लगे कितना बढ़िया बात लिखा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो जब भी हम मानक इलेक्ट्रोड विभव बोले तो आपने दिमाग में मानक अवकरण विभव रखना है, क्योंकि आईपीएक कन्वेंशन में हो गया है कि मानक अवकरण विभव ही मानक इलेक्ट्रोड विभव है। तो क्या लिख रहा है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव बहुत महत्वपूर्ण है, हम इनसे कई महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। कहता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव बहुत महत्वपूर्ण है और हम इनसे कई महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। कुछ चयनित अर्ध सेल अपचयन अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान यहां दिया हुआ है, यहां इतना दिया हुआ है, इसका मान इसमें दिया हुआ है, किसका कितना है, किसका कम है, किसका ज्यादा है। तो इसको हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये आप देख लीजिए एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, और इसको हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। नहीं तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, मानक अवकरण विभव का मान यहां दिया हुआ है। देखिए ऊपर में F2 है, F2 सबसे ज्यादा उसका मानक अवकरण विभव होता है 2.87, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो होती है वह फ्लोरीन का होता है, इसीलिए वह सबल ऑक्सीकारक होता है। अब देखिए एनसीईआरटी का, जो एनसीईआरटी का लास्ट किनारा खोजिएगा, लास्ट पेज खोजिएगा, इसमें जो इंडेक्स होता है, इस इंडेक्स के पास जब जाइएगा तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट सूचनाएं
मिलती हैं, लेकिन आपको फुर्सत नहीं है इनको खोलने का। अब देखिए यहां पर तो कम दिया है लिस्ट, यहां पर सबसे ज्यादा दिया है, और यहां F2 से ऊपर भी दिया है हाइड्रोजन जेनॉन हेक्सा ऑक्साइड H4XeO6, मतलब यहां पर दिया है H4XeO6, और इसका जो मानक अवकरण विभव का मान दिया है +3.0 वोल्ट, मतलब ये फुलरिन से भी ज्यादा है। अगर कोई कहे कि क्या फुलरिन से किसी का ज्यादा मानक अवकरण विभव का है, तो है H4XeO6। तो चूंकि इसका प्रयोग हम लोग के पास कम है, फुलरिन का ज्यादा है, इसलिए फुलरिन का ही माना जाता है। तो इसका मानक अवकरण विभव का मान ज्यादा है, या मान लीजिए फुलरिन का ज्यादा है, यानी वह किसी का भी इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। पानी में जब डालेंगे उसको तो किसी भी पदार्थ का इलेक्ट्रॉन, इवन वो अपने परिवार के क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, ब्रोमाइड आयन का छीन सकता है, आयोडाइड आयन का छीन सकता है। और जिसका कम है, तो जो कम है, सबसे कम है, वो हमारा लिथियम है, सबसे कम है, यानी -3.05, यानी लिथियम को लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, लेकिन जब जल में डालेंगे तो देने की टेंडेंसी सबसे अधिक है, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट सबल अपचायक है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ये वैल्यू दिया हुआ, लेकिन चूंकि अभी मोबाइल के आने के कारण तुम लोग इतना ना ज्यादा बिजी रहता है सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी पर, जिससे कोई काम नहीं होता है। देखो यहां पर कहता है यदि किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव मत तो जब भी बोलेगा तो क्या दिमाग में आना चाहिए, मानक अवकरण विभव का विभव 0 से अधिक होता है, 0 से अधिक पॉजिटिव, तो उसकी अपचयित अवस्था हाइड्रोजन गैस से अधिक अस्थायी होती है। अपचयित मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की, उसकी सबसे अधिक होगी, ठीक है, अधिक होती है। इसी प्रकार से यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होता है तो हाइड्रोजन गैस उस स्पेसीज को अपचयित अवस्था से अधिक अस्थायी होता है, मतलब हाइड्रोजन से जिसका कम होगा तो उसके हिसाब से इसको इलेक्ट्रॉन लेने का, अवकृत होने का जो प्रवृत्ति है वो ज्यादा है, ठीक है, यानी जिसका माइनस में है उसको देने की प्रवृत्ति अधिक है, ठीक है। यह देखा जा सकता है कि सारणी में फुलरिन का मानक इलेक्ट्रोड विभव उच्चतम है। यह इंगित करता है कि फुलरिन गैस की फ्लोराइड आयन में अपचयित होने की प्रवृत्ति अधिकतम है, यानी F2 से F- बनने की प्रवृत्ति, F2 से F- बनने की प्रवृत्ति अधिक है, ठीक है। अतः फुलरिन गैस प्रबलतम ऑक्सीकारक एवं फ्लोराइड आयन दुर्बलतम अपचायक है। यानी फ्लोराइड आयन को कहोगे भाई तनी इलेक्ट्रॉन दे दो तो कहेगा नहीं देंगे, जो उसको जब इलेक्ट्रॉन ले ही लिया है, उसको लेने की ही प्रवृत्ति है, तो देगा थोड़े। चोर को चोरी करने की प्रवृत्ति है, चोरी करके लाएगा तो माल देगा, नहीं दे। इसीलिए कहता है कि दुर्बलतम अपचायक है। लिथियम का इलेक्ट्रोड विभव न्यूनतम है। यह इंगित करता है कि लिथियम आयन दुर्बलतम ऑक्सीकारक, जबकि लिथियम धातु जलीय विलयन में प्रबलतम अपचायक है। विलयन में ये जरा जो भी काम होगा विलयन में अपचायक का काम करेगा। यह देखा जा सकता है कि जब हम श्रेणी में, तो देखो श्रेणी में क्या है, ऊपर प्लस में है, नीचे क्या है, माइनस, यानी घटते क्रम में बनाया गया है। तो कह रहा है कि यह देखा जा सकता है कि सारणी में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होता जाता है, एवं इसी के साथ अभिक्रिया के बाईं ओर की स्पेसीज की ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। तो जो ऊपर से नीचे जाएंगे, नहीं, उसका मतलब, कहने का मतलब इसके क्या कहता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होता है और इसके साथ अभिक्रिया के बाईं ओर, तो मान लिया अभिक्रिया ऐसे लिखा हुआ है, लिथियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन, आई लिखा है लिथियम, तो अभी तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मान तो माइनस में आ गया ना, नहीं, तो जो बाईं ओर है, बाईं ओर, ये बाईं ओर है, ये देगा थोड़े, नहीं, कहता है कि दुर्बलतम ऑक्सीकारक है, जबकि
मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होता है और इसी के साथ अभिक्रिया के बाईं ओर के स्पेसीज की ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ता है तथा दाईं ओर स्पेसीज की अपचयन क्षमता बढ़ती है। बाईं ओर के स्पेसीज का ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ता नहीं है, घटता है, ये गलती लिख दिया है। ऊपर से नीचे जाएगा तो ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगा, बढ़ेगा, और नीचे से गलती लिखा अपचायक क्षमता। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर से जैसे नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ रहा है, और ऊपर से नीचे आ रहा है तो बढ़ रहा है। ठीक है, तो मतलब इस तरह से हम देखकर कह सकते हैं कि किसका, अगर मान लीजिए जिसका मानक अवकरण विभव का मान सबसे ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका ऑक्सीकारक गुण बढ़ेगा, और जिसका मानक अवकरण विभव का मान कम है। ठीक है, अब मान लो चला, जाओ जाओ, अब हम मान लो तुमको लिखते हैं E0 Zn 2 प्लस से Zn, और ये लिख दिया माइनस 0.76 वोल्ट। तो बताओ ये कौन सा वैल्यू लिखा हुआ है? मानक इलेक्ट्रोड विभव है, लेकिन वो भी है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। अब मान लो यहां पर लिख दिया E0 और ये लिख दिया Cu2 प्लस से Cu, और यहाँ लिख दिया प्लस 0.34 वोल्ट। धीरे धीरे तुम लोगों को भी कुछ याद होगा, सब सवाल बनाएगा, सब धीरे धीरे कुछ का याद आ जाएगा। ये लिखा हुआ है, तो ये भी मानक अवकरण विभव और ये भी मानक अवकरण, यानी जो यहाँ कॉपर है जिंक के तुलना में इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति क्या है, अधिक है। जिंक के तुलना में इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति अधिक है। तो अब जरा देखना यार कि ये हमारा देखना, यानी कॉपर जिंक को ऑक्सीकृत कर देगा, जिंक का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा। अब इसमें तुम देखना यहां पर ये हमारा जिंक का बर्तन है, ये हमारा क्या है, और इसमें हमने डाल दिया है कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट डाल दिया है तो यहां कॉपर प्लस आयन और सल्फेट माइनस आयन है। अब ये जो कॉपर प्लस आयन जिंक के पास जो रहेगा, ये कॉपर जो आएगा यहाँ पर जिंक के पास, तो क्या करेगा, तो कॉपर आयन को इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति क्या है, अधिक। तो क्या करेगा कि इस बर्तनवा में इसके लैटिस पॉइंट से एक जिंक एटम को खींचेगा, कहेगा निकल। तो भाई साहब यहां से जिंक एटम निकल के बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, कहेंगे तू इलेक्ट्रॉन दे, चूंकि इसको इलेक्ट्रॉन छीनने की क्षमता क्या है, ज्यादा। तो ये क्या करेंगे भाई साहब, डरे होकर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन दे देंगे। आई इलेक्ट्रॉनवा को क्या करेगा, कॉपरवा ले लेगा, आई कॉपर ले लेगा तो ये बना देगा कॉपर सॉलिड हो जाएगा। अब इस बर्तन में केवल जिंक आयन आएगा कि नहीं, तो जितना भी कॉपर आयन है सब इसका जिंक के एटम को क्या करेगा, छीन छीन के कॉपर आयन बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा, और इसमें हो जाएगा जिंक आयन और सल्फेट आयन, तो ZnSO4 हो जाएगा। तो जब इसके बर्तन से जिंक एटम निकलेगा तो धीरे धीरे कुछ दिन में ये बर्तनवा क्या होगा, पतला होते जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर कॉपर ज्यादा ना है तो ये जिंक का बर्तनवा क्या हो जाएगा, गल जाएगा कि नहीं गल जाएगा, गल जाएगा। तो अगर तुमसे हम पूछें क्या जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट रख सकते हैं, क्योंकि कॉपर का मानक अवकरण विभव का मान जिंक से ज्यादा है, तो जो कॉपर आयन है जिंक को ऑक्सीकृत कर देगा Zn2 प्लस आयन में और खुद अवकृत होगा, जिसके कारण जिंक का बर्तन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गल जाएगा। लेकिन अगर यही सवाल तुमको उल्टा हम कर दें कि ये कॉपर है और इसमें हम ZnSO4 को डाल दें, तो इसमें भी तो Zn प्लस आयन और सल्फेट आयन होगा, तो Zn2 प्लस आयन इसके पास जाएगा तो कॉपर इसको इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं देगा, चूंकि इसका मानक अवकरण विभव का मान। अब जाकर भी उसके सामने कुछ नहीं कर सकते, उसका इलेक्ट्रॉन छीन नहीं सकते। तो इसीलिए कॉपर के बर्तन में हम जिंक सल्फेट रख सकते हैं,
लेकिन जिंक के बर्तन में, यानी जिस धातु इलेक्ट्रोड का मानक अवकरण विभव का मान अगर कम है तो उसके बर्तन में अधिक मानक अवकरण विभव वाले धातु का लवण हम नहीं रख सकते, कैसे वो खा जाएगा उनको। माने बरियार आदमी रहेगा कमजोर को तो उसको खोखला बना देगा। यहाँ बरियार का सेंस मतलब है कि जिसका मानक अवकरण विभव का मान ज्यादा है। तो जो रंगदार है वो खर्च थोड़ा करेगा, ओकर साथ रह तो तरह के कर्जा में हमेशा का कोई रही, डुबौले रही, बर्बाद कर दी। अब देखो एक और वैल्यू लिखते हैं, ई नॉट Ag प्लस से Ag, और इसका वैल्यू है प्लस 0.80 वोल्ट। अब तू क्या कर, कॉपर के बर्तन में AgNO3 के डाल दो, तब क्या हो। तो अब यहां पर तू क्या डाल देला, AgNO3। अब AgNO3 तुम डाल दिया तो जो Ag आयन है इनका इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, क्योंकि उसका मानक अवकरण विभव का मान। तो अभी भाई साहब कॉपर साहब निकली हैं, इलेक्ट्रॉन दे दिए नगरा के, आई अपने कॉपर आयन बन के सल्फेट नाइट्रेट के साथ नहीं कॉपर नाइट्रेट बना देगा। तो धीरे धीरे बर्तन में क्या हो जाएगा, गल जाएगा। लेकिन अगर सिल्वर के बर्तन में कॉपर सल्फेट रख दिया, नहीं गलेगा, गलेगा नहीं गलेगा। रख सकता है ना, रख सकता है। यानी इसी तरह का सवाल आपसे पूछेगा, मानक अवकरण विभव का मान आपको क्या करेगा, 5 को दे देगा, अब कहेगा आप चयन गुणों की तुलना करें, ऑक्सीकारक गुणों की तुलना करें। अब जैसे एनसीईआरटी में सवाल दिया हुआ है, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में लिखल बा कि निम्नलिखित धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे एक दूसरे को उनके लवणों के विलयन से प्रतिस्थापित कर दें। माने प्रतिस्थापित माने हटा दें। जैसे यहां पर क्या है कि अगर हम जिंक सल्फेट में नहीं सॉरी कॉपर सल्फेट में जिंक डालेंगे तो जिंक कॉपर को हटा देगा, यानी जिंक अपना इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे देगा, कॉपर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, जिंक सल्फेट बना देगा। यानी जिस जिंक का सक्रियता अधिक है, कॉपर की सक्रियता कम है, यानी इसको सजाना है उस हिसाब से, तो जिसकी सक्रियता क्या हो, ज्यादा हो। तो अब देखो, तो तुम्हारे पास यहाँ जिंक कॉपर सिल्वर का लिखा हुआ है, ठीक है, और मैग्नीशियम का भी हम लोग देखे थे कितना आया था, -2.36 वोल्ट ही ना है। और चला आयरन का है होता है -0.44 वोल्ट, और चला अल्युमिनियम का होता है, अल्युमिनियम का ठीक है -1.66 वोल्ट। तो देखो यहां पर माइनस में सबसे कम किसका है, माइनस में कम सबसे आयरन का ना है, आयरन का है, यानी आयरन की सक्रियता सबसे अधिक है, यानी आयरन। अच्छा, उसके बाद जिंक, उस नहीं सुनो यहां पर एक काम गलत होगा, माइनस में जो सबसे अधिक होगा, मतलब सबसे कम ना वैल्यू है, तो माइनस में सबसे अधिक किसका है, मैग्नीशियम का, तो यानी मैग्नीशियम का Mg हो जाएगा। और उसके बाद अल्युमिनियम है, उसके बाद जिंक है, और उसके बाद आयरन है,
और उसके बाद सिल्वर है, नहीं आयरन के बाद आयरन और जिंक में नहीं यार, जिंक हाँ ठीक है, इसके बाद कॉपर है, और तब हमारा क्या होगा, सिल्वर। मतलब मैग्नीशियम अल्युमिनियम को हटा देगा, अल्युमिनियम जिंक आयन को हटा देगा, और जिंक आयरन को हटा देगा। मतलब हम तुमसे पूछ रहे हैं कि आयरन और जिंक में मानक अपकरण विभव का मान किसका कम है, जिंक का। क्योंकि माइनस में ना है, तो जो माइनस से वैल्यू ज्यादा होता है वो कम होता है, इस आधार पर से जाना है। ठीक है, तो हम आपको बोल रहे हैं कि आप क्या कीजिएगा कल, कि विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ के आ रही, कल तो क्लास बंद रहेगा, चला विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ के आना है मंडे।